हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पे। और हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ रहे थे। चलिए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि किसी भी एक न्यूक्लियन को अगर आप न्यूक्लियस से बाहर निकालना चाहते हो तो आपने इसको कितनी एनर्जी की सप्लाई दी है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि भाई सारे आपस में बाइंडेड हैं न्यूक्लियॉन्स, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है जो इनको आपस में बाइंड करके रखी हुई है, ये बाइंडिंग एनर्जी आ कहाँ से रही है, कॉज क्या है इसका। और फिर हमने देखा एक चीज़ और कि इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को बाहर निकालने में अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी तो न्यूक्लियस क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। मोर द एनर्जी मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका कोज देखते हैं हम लोग कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कोज क्या है। देखिए, अब जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का बेसिक कोज है वो है मास डिफेक्ट। ठीक है ना, मास डिफेक्ट। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन क्या कह रही थी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर। अब हमने क्या देखा, हमने देखा लेट अस सपोज ये एक न्यूक्लियन है। हम मान लीजिए इसके अंदर जो हैं मान लो 4 न्यूक्लियन प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या देखा, 4 न्यूक्लियंस की वजह से मान लो ये हीलियम है। हीलियम के अंदर अब क्या है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन्स हैं। तो मैं हीलियम का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 हीलियम। मान लो जो न्यूक्लियस का मास होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही बनेगा। अब अगर इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 4.037 के अप्रोक्सीमेट, कुछ ऐसी आ रही है, अप्रोक्सीमेट है ये। वैल्यूज पुट करके आप सोल्व करके देख लेना। लेकिन जब मैं इस हीलियम के न्यूक्लियस का मास निकाल रहा हूँ तो मेरे पास इसका जो रियल मास है वो आ रहा है 4.002 के अप्रोक्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियंस और जो मेरा रियल मास है, ये मैं रियल मास को किसी और नंबर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ एम रियल। अब जो मेरा रियल मास है और जो मेरा न्यूक्लियंस का मास है, उन दोनों में क्या आ गया, एक डिफरेंस आ गया। आइंस्टीन ने कहा कि ये जो डिफरेंस आया है ये है मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ रियल माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ रियल। अब ये जो डिफेक्ट आया है इसको कह दिया मास डिफेक्ट, और आइंस्टीन की इक्वेशन कहती है कि यही डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी का बेसिक कोज क्या है, मास डिफेक्ट है। यहाँ से कई बार बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी निकल जाता है, पूछा भी जा सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। तो देखिए हमें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाए अगर मास डिफेक्ट मिल जाए। मास डिफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों को घटा दूंगा तो मास डिफेक्ट बन जाएगा। मैथमेटिकली लिखना हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में ए माइनस जेड क्या बन जाएंगे, न्यूट्रॉन्स, इनटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी तरह लिखेंगे आप लोग। ठीक है ना भाई, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड में क्या आ जाएगा आपके पास में, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका माइनस हो जाएगा। ये डेल्टा एम आ गया। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जेड इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में ए माइनस जेड इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये डेल्टा एम आ गया यहाँ से, और मल्टीप्लाइड बाई क्या आ गया, सी स्क्वायर। तो ये बनेगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, एक और फॉर्म ले लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। उसमें हम क्या करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा आपके पास में
टोटल मास ऑफ एटम, अब एटम में सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस पे, पर इलेक्ट्रॉन्स का भी तो मास एटम में कंट्रीब्यूट करता है। तो मुझे टोटल मास ऑफ एटम में से अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से कई बार मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला और आ जाता है, वो क्या आ जाएगा, जेड इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में ए माइनस जेड इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस में मास ऑफ एटम माइनस में जेड इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। और यहाँ से आप बाइंडिंग एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब तो आप मेरे ख्याल से वैल्यूज इसकी यहाँ पर रख ही लोगे, डेल्टा एम की जगह और इंटू में सी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कोज क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कोज है मास डिफेक्ट। न्यूक्लियॉन्स का जो, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका एक्चुअल मास कभी भी मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर नहीं होता है, उससे कुछ ना कुछ कम होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब देखो हमने एक चीज़ देखी, क्या देखा कि मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल विल बी द एटम। अब आप अगर इस कंसेप्ट को यहाँ पर लगाएं तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन मैंने यहाँ लिखी हुई है 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ यहाँ लिखी हुई है 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं आयरन और बिस्मथ विच वन इज़ मोर स्टेबल, आप कहेंगे कि सर जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली बिस्मथ हमारे पास में क्या है, मोर स्टेबल है। पर रियलिटी में अगर आप देखें, रियलिटी में क्या है, बिस्मथ तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो तो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होता रहता है। अगर वो अपने आप ही डिके हो रहा है तो वो स्टेबल कैसे है। रियलिटी में अगर आप देखें तो क्या है, आयरन इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ, बिस्मथ से आयरन ज़्यादा स्टेबल है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों। अब देखो एक चीज़, ये मेरे पास में एक मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, देखो एनर्जी मैंने दी, अगर इस एनर्जी से मैं इस न्यूक्लियस का एक सिंगल न्यूक्लियन भी बाहर निकाल दूं, एक सिंगल न्यूक्लियन ही बाहर निकाल दिया मैंने से, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे इसे डिस्टर्ब करने के लिए सारे न्यूक्लियंस को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे इसे डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियन को ही बाहर निकालने की जरूरत है, और वही न्यूक्लियन इस न्यूक्लियस को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। समझ गए ना। तो यानी कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में बाइंडिंग एनर्जी रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है ना। फिर से ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये क्या है नोट, कि किसी भी न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी में बाइंडिंग एनर्जी रोल प्ले नहीं करती है। स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी का जो रोल है वो जीरो होता है, कोई रोल प्ले नहीं करती है, बल्कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रोल प्ले करती है, इसका रोल होता है पर न्यूक्लियन का। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस, ये गलत बात मैं कह रहा हूँ, बल्कि मुझे यहाँ कहना चाहिए मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस। ठीक है ना, मोर स्टेबल होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी का रोल नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रोल है। चलो इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे लगा करके देखते हैं। अब मैं ज़रा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल लेता हूँ आयरन के केस में, ठीक है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन को क्या लिखते हैं हम, ए से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन क्या हो जाएगी, 492.8 डिवाइडेड बाई आई थिंक 56 है आयरन का, सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिस्मथ के लिए निकालते हैं, आई थिंक बिस्मथ का 209 है या 209, तो बिस्मथ के लिए निकालते हैं 1640 डिवाइडेड बाई 209, आई थिंक सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा ये। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी
per nucleon of iron is greater than binding energy per nucleon of bismuth। और हमें पता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वही क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए आयरन क्या है आपका मोर स्टेबल है देन बिस्मथ से, ठीक है ना। तो वही बात इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर ये कि बाइंडिंग एनर्जी में आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में आपकी बाइंडिंग एनर्जी रोल प्ले नहीं करती है, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है ग्राफ, ये बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन के बीच का। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे इस एक्सिस पे, और ये है न्यूक्लियन नंबर। ग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आना चाहिए आपको। काफ़ी बार ग्राफ से इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, सबसे नीचे है, ठीक है। और ये प्रोटियम है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का, ये प्रोटियम है, फिर यहाँ पर हीलियम है, उसके बाद लिथियम की फिर घट गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे चल पड़ते हैं, यह आ जाएगा आपके पास में कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, फ्लोरीन। इस तरह से अगर इस कर्व में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी है, आपके आयरन की है। तो आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद जो कर्व है कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता भी है जितना हैवी हमारा न्यूक्लियस होता जाएगा हमारा एटम उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और वो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न इसी की वजह से होते हैं, फिजन और फ्यूज़न, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है, अगर किसी के ब्रेन में होगी ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये टोटल एक अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर अपने सिलेबस से आउट चले जाएंगे। क्या होता है, जिस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल होते हैं उसी तरह से न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस में एनर्जी लेवल नहीं होती, नो, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं आपके, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। और सेम रूल यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है कि एक एनर्जी लेवल के अंदर दो न्यूट्रॉन अपोजिट स्पिन्स के साथ में क्या करते हैं, लाई कर सकते हैं, या दो प्रोटॉन्स अपोजिट स्पिन्स के साथ में क्या कर सकते हैं, लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स को भरते हैं, ठीक है ना, अबो प्रिंसिपल, हसनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल्स, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सब का यूज़ करके उसी तरह से न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको भी फिल किया जाता है। और इन्हीं एनर्जी लेवल की फिलिंग के हिसाब से यहाँ पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को दिखाया जाता है। ये ग्राफ भी उसी से आया है आपका, ठीक है। तो ये था बेटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।